एवरीवन, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री क्लासेस की शुरुआत करने जा रहे हैं और इससे पहले हमने आपके हिस्ट्री के इसके जो 3 चैप्टर्स हैं उनको हमने कंप्लीट कर लिया है। और आज हम शुरू करेंगे आपका 4th चैप्टर, दैट इज़ योर ट्राइबल्स, दिकोस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं, यानी ये जो चैप्टर का नाम होता है ये आपके पूरे चैप्टर की तरफ एक इशारा करता है, यानी आपको एक हिंट देता है कि एक्चुअली आप जो ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको किसके बारे में बताया जाएगा। तो जैसे आप एक वर्ड आप देख रहे हैं ट्राइबल्स, तो ट्राइबल्स क्या होते हैं? सी ट्राइबल्स मीन्स जिसे हम हिंदी में कहते हैं आदिवासी। आदिवासी जो कि जंगलों में रहते हैं, यानी जिनकी ये प्राकृतिक वनस्पति, ज़मीन, फल फूल, पेड़ पौधे, जंगल, ये सब उनकी एक उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वो लोग बहुत शुरू से बसते आए थे। तो वो लोग एक बहुत बड़ी संपत्ति के मालिक कहलाते थे और वो पूरी तरीके से फुलफिल्ड थे, यानी उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ये जो नौकरी शब्द है ना, नौकरी, नौकर से निकल के आया है, जिसको कि आज लोग बहुत ही चाव से करते हैं, जो ब्रिटिशर्स की देन है। तो ये कहाँ से पैदा हुई? ये शुरू हुई अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के बाद, और जो कि आज हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए आज इतना संघर्ष है, इतने आंदोलन हैं, धरने हैं, और ऑफ कोर्स कुछ बेरोज़गार लोग, उनकी आत्महत्याएं भी इसमें सम्मिलित हैं, ठीक है। तो वो एक ऐसा दौर था, ये ट्राइबल्स जो थे, आदिवासी, इनको किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं थी, उसके मोहताज नहीं थे। नौकरी आदमी क्यों करता है? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाता है? उसको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी होती हैं। और ज़रूरत किस चीज़ की होती है? रोटी कपड़ा मकान, ठीक है। वो ज़रूरती पूरे होने के बाद जो आप लेते हैं ना, उसको कहा जाता है आपकी नीड, आपकी भूख, या कहा जाता है लालच। तो जब ये लालच पैदा होता है तब आपकी पैसे की नीड बढ़ती है और तब आपके कदम जो है वो गलत हो जाते हैं। तो ये जो जितना सामान्य जीवन होता है ना, आदमी की लाइफ उतनी ही अच्छी होती है। तो अभी जैसे हम बात करें ट्राइबल्स की, तो इनका जीवन बहुत सामान्य था। जंगल में रहने वाले, फल फूल खाने वाले, जानवर चराने वाले, नदियों का, झरनों का पानी पीने वाले, यहाँ वहाँ घूम घूम के छोटे छोटे टुकड़ों पे खेती करने वाले, अपना पेट भर लेना, मस्त जीवन जीना। तो ये थे आपके ट्राइबल्स। अब ये जो दिकोज वर्ड है, ये वर्ड का इस्तेमाल किया था ट्राइबल्स के संदर्भ में, यानी ट्राइबल्स ने कहा दिकोज उन लोगों को जिन लोगों ने इनका जीवन बदल के रख दिया। ऐसे लोग जो कि बाहर से आए, इनके मालिक बन बैठे, इनको इन्हीं की ज़मीनों से, इन्हीं के जंगलों से बेदखल करके इन्हीं को नौकर और ग़ुलाम बना दिया और खुद मालिक बन बैठे, ठीक है। अब ये जो विजन ऑफ गोल्डन एज है, विजन ऑफ गोल्डन एज माने एक सपना, स्वर्णिम काल का, सत्य के युग का। तो ये एक सपना था किसका? एक बहुत ही बहादुर एक आदिवासी लीडर थे, जिसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़े थे। उन्होंने सपना देखा था कि एक ऐसा स्वर्णिम युग आएगा जहाँ पे कि कोई हमारे ऊपर किसी प्रकार की ज़बरदस्ती नहीं होगी, हम अपने मालिक खुद होंगे, हम अपने झरनों का पानी पिएंगे, अपने फलों का पेड़ के फल खाएंगे, अपनी ज़मीन पे खेती करेंगे, यानी हम अपने मालिक खुद होंगे, कोई हमारे ऊपर बाहर से आके शासन करने वाला नहीं होगा और हम बहुत खुशहाल होंगे। तो ये एक सपना था जो कि देखा था आपके एक लीडर ने, जिनके बारे में आज आपको इस चैप्टर में बताया जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर नाउ। इन 1895 a man named Birsa was seen roaming the forest and villages of छोटा नागपुर in झारखंड। 1895 में एक व्यक्ति जिनका नाम था बिरसा, इनका पूरा नाम था बिरसा मुंडा, ठीक है, बिरसा मुंडा नाम था इनका। अभी मैंने जो आपसे डिस्कस किया विजन ऑफ गोल्डन एज, ये इन्हीं का सपना था, बिरसा मुंडा जी का। इन्होंने ये सपना देखा था विजन ऑफ गोल्डन एज का। तो इनको जो है 1895 के आसपास जो है इनको छोटा नागपुर जो कि झारखंड में है, उनके जंगलों में, उनके गांव में जो है इनको टहलते हुए देखा गया। पीपल सेड ही हैड मिराक्युलस पावर्स। तो ये जो बिरसा मुंडा थे, इनके बारे में कहा जाता था, लोगों को ऐसा विश्वास था कि इनके पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं, ठीक है, मतलब ये चमत्कार कर सकते हैं। अभी छोटा नागपुर झारखंड देखने से ही आपको दिमाग में अभी फ्रेश हुआ होगा, क्योंकि अभी अभी हम लोग ज्योग्राफी कंप्लीट करके हटे हैं। तो ज्योग्राफी में जो आपने मिनरल्स चैप्टर देखा, इंडस्ट्री देखा, तो वहाँ पे छोटा नागपुर क्या है झारखंड में, ये मिनरल्स की खदान है, ठीक है। यहाँ पे खनिज के मामले में बहुत ज़्यादा धनवान क्षेत्र माना जाता है, ठीक। तो हम बिरसा जी की बात कर रहे थे, तो लोग ऐसा सोचते थे, ऐसा लोगों की एक मान्यता थी उनके बारे में कि वो जो सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं, वो अनाज को दुगना कर सकते हैं। और बिरसा जी ने खुद अपने आप को डिक्लेयर किया था कि जो प्रभु हैं, गॉड हैं, उन्होंने उनको जो है लोगों को बचाने के लिए भेजा हुआ है। किससे? प्रॉब्लम से,
ठीक है, जो भी दिक्कतें लोगों के जीवन में हैं उससे बचाने के लिए वो भगवान की तरफ से भेजे गए हैं। और उनको लोगों को ग़ुलामी की ज़ंजीरों से बचाने के लिए, किसकी ग़ुलामी? स्लेवरी ऑफ दिकूज, द आउटसाइडर्स, यानी ये जो बाहर से आ गए थे फॉरेनर्स, तो उन्होंने इनको आके अपना ग़ुलाम बना लिया था, तो उन ग़ुलामों से बचाने के लिए भगवान ने इनको भेजा है। तो ये बातें बिरसा साहब अपने बारे में खुद कहते थे। Soon thousands began following Birsa, believing that he was भगवान, God, and had come to solve their problems. अब बहुत ही जल्दी लोग जो हैं उनके ऊपर विश्वास करने लगे, उनको अपना भगवान मानने लगे और उनको लगा कि ये उनके सारी तकलीफ़ों का अंत कर सकते हैं। जैसे कि गांधी जी के बारे में भी इस प्रकार की चीज़ें थीं। लोग उनको मसीहा के रूप में जानते थे कि जो गांव के किसान थे बेचारे, जो क्राफ्ट पर्सन थे, जो कि बहुत ही बुरी मार झेल रहे थे ब्रिटिश शासन की, तो उनको भी लगा था कि जो गांधी जी हैं वो हमारे मसीहा के रूप में आए हैं और ये हमको ब्रिटिश शासन के शासन से मुक्ति दिलाएंगे। तो वैसे यहाँ पे मुंडा साहब जो थे, बिरसा जी, इनके बारे में लोग ऐसा सोचा करते थे। अब ये जो है मुंडास की फैमिली में पैदा हुए थे। अब ये मुंडास क्या है? ये इट इज़ अ ट्राइबल ग्रुप। ओके, अब ये जो ट्राइबल ग्रुप था उनकी फैमिली में, ठीक है, ट्राइबल ग्रुप कौन सा था? मुंडास। और उन मुंडास की ट्राइबल ग्रुप के फैमिली में बिरसा साहब का जन्म हुआ था और ये लोग रहते थे छोटा नागपुर में, ठीक है। बट हिज फॉलोअर्स इंक्लूडेड अदर ट्राइबल्स ऑफ द रीजन, संथाल्स एंड ओरंग्स। अभी ये पैदा तो हुए थे मुंडास के फैमिली में, लेकिन इनके जो फॉलोअर्स थे, जो इनके साथ थे, इनको मानते थे, वो दूसरे ट्राइबल्स रीजन से भी बिलोंग करते थे, जैसे संथाल्स और ओरंग्स, ठीक है। एंड ऑल ऑफ देम इन डिफरेंट वेज वे आर अनहैप्पी विद द चेंजेस दे वे आर एक्सपीरियंसिंग एंड द प्रॉब्लम्स दे वे फेसिंग अंडर द ब्रिटिश रूल। अभी ये सारे के सारे एक ही चीज़ से असंतुष्ट थे, वो थे आपके ब्रिटिश। यानी जो भी समस्याएं थीं सबके साथ, आदिवासियों के साथ, वो सारी एक जैसी थीं और इनका जो एक प्रॉब्लम था वो एक ही आदमी था, वो थे आपके ब्रिटिश, ठीक है। ये सब बहुत ज़्यादा परेशान थे उनसे। सो देयर फेमिलियर वेज ऑफ लाइफ सीम टू बी डिसअपियरिंग, देयर लाइवलीहुड्स वेर अंडर थ्रेट एंड देयर रिलीजन अपीयर टू बी इन डेंजर, ठीक है। अब ब्रिटिश के आने के बाद उनकी जो सामान्य जीवन जीने का तरीका था वो डिस्टर्ब हो गया था और उनके जो जीवन यापन की चीज़ें थीं, जिसको खा पी के वो ज़िंदा रहते थे, उसको अब ख़तरा हो गया था। और उनका जो अपना एक धर्म था, निजी धर्म था, उनको लगता था कि अब इसके ऊपर ख़तरा मंडरा रहा है, ठीक है। तो इस तरह की स्थितियाँ उस वक्त जो है ट्राइबल्स की लाइफ में जो है वो बन रही थी, ठीक है। अब देखिए, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड बिरसा सेट आउट टू रिजॉल्व। अब ये बिरसा साहब का जिक्र यहाँ पे क्यों हो रहा है? इसमें बिरसा साहब किस प्रकार से जो इन प्रॉब्लम्स को हल करेंगे। सो हु वेयर द आउटसाइडर्स बीइंग रिफर्ड टू एज दिक्कूस। अब ये जो आउटसाइडर्स की बात हो रही है कि बाहर से आए थे, फॉरेनर्स थे, जिनको कि दिक्कूस कहा जा रहा है, वो थे कौन और उन्होंने कैसे इन लोगों को जो अपना ग़ुलाम बना लिया था और ट्राइबल पीपल के साथ ऐसा क्या हो रहा था ब्रिटिश शासन के अंडर में, ठीक है। ऐसी क्या बात हो रही थी कि वो लोग इतने परेशान थे, कैसे उनका सामान्य जीवन अस्त व्यस्त हो गया, ठीक। तो ये सारे जो प्रश्न हैं उसके जवाब आपको इस चैप्टर में मिलेंगे। So most tribals had customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmanas. अभी ये जो ट्राइबल्स होते हैं, इनका जो रीति रिवाज होता है, धर्म होता है, ये जो है ब्राह्मणास के द्वारा जो एक धर्म फॉलो किया जाता है उससे बहुत अलग होता है। कैसे? जैसे ब्राह्मण्स भाई वेद पुराण का अध्ययन करते हैं, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, बहुत से उसमें कर्मकांड होते हैं, ठीक है, बहुत से फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। लेकिन जो ट्राइबल्स होते हैं उनका इस प्रकार का कोई मूर्ति पूजा या फिर कर्मकांड या यज्ञ नहीं होता है, ठीक। इनका जो तौर तरीका है वो बिल्कुल अलग है, ये ब्राह्मणाप से एकदम अलग हैं। सो दीज सोसाइटीज़ ऑल्सो डिड नॉट हैव द शार्प सोशल डिवीजन। सबसे बड़ा जो डिफरेंस वो ये है कि हिंदू धर्म में जो एक लैडर बना है, वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ये जो है ट्राइबल्स में नहीं मिलता है। मतलब शार्प सोशल डिवीजन, यानी जो एक वर्गों का एक व्यवस्था है लोगों को बांटने की, ऊंच नीच की चीज़, ये जो है ट्राइबल्स में देखने में नहीं आती है। ओके, दैट वर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कास्ट सोसाइटीज। ऐसे समाज जो जाति के ऊपर बेस्ड थे, ये उनकी विशेषता है। ट्राइबल्स में इस प्रकार की कोई चीज़ देखने में नहीं आती। All those who belong to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. अभी इसमें कैसे था? ट्राइबल्स का मतलब इनके जो आपसी बॉन्डिंग थी निशिप की। निशिप क्या होता है? जैसे माता पिता के बीच में एक रिश्ता, माता पिता और उनके बच्चों के बीच में रिश्ता, यानी आपका जो रिलेशन बाय बर्थ हुआ, यानी आपने किसी परिवार में जन्म लिया,
आप बेटा बेटी बन गए, एक वो बॉन्डिंग हुई, या आपके जब पिताजी की शादी आपकी माँ से हुई होगी, ठीक है, तो वो एक बॉन्डिंग बन गई, या फिर आपके चाचा के, मासी के, फूफा के, यानी इस तरह की जो इनकी अपनी जो एक बॉन्डिंग थी उस पे जो है इनका पूरा समाज जो है वो डिपेंड करता है। ओके, निशिप बॉन्डिंग। So, however, this did not mean that there were no social economic differences within these tribes. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इन लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं होता था। भाई झगड़े कहाँ नहीं होते, मनमुटाव कहाँ नहीं होता, तो इन लोगों के बीच में भी था, यानी डिफरेंसेस इन लोगों के बीच में भी थे, लेकिन इतने शार्प नहीं थे जितने कि एक हिंदू वर्ण व्यवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया गया आपको ट्राइबल्स के बारे में। अब ये फर्दर आके आपको बता रहे हैं कि अब हाउ डिड द ट्राइबल्स ग्रुप्स लिव। अब ये जो आदिवासी समूह थे ये किस प्रकार से रहा करते थे। ठीक है, नाउ बाय द 19th century ट्राइबल पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया वेर इन्वॉल्व इन वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। तो 19वीं शताब्दी के आसपास बता रहे हैं कि ये जो आदिवासी लोग थे ये भारत के अलग अलग जगहों में फैले हुए थे और ये अलग अलग तरीके के काम किया करते थे। ठीक है, अब आप आदिवासियों की जनसंख्या तो भी सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, यहाँ बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं सब। ठीक है, तो ये पूरे भारतवर्ष में ही लगभग फैले हुए हैं और कुछ जगह पे इन लोगों की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अभी अलग अलग तरीके के काम करते हैं। अभी जैसे पहला है ये, इसमें कुछ लोग जो हैं झूम कल्टीवेटर्स थे। अब झूम कल्टीवेटर से आपको अगर याद आएगा तो हमने जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन पढ़ा था जियोग्राफी में, किस प्रकार से लोग एक ज़मीन पे कुछ दिन खेती करने के बाद दूसरे ज़मीन की खोज में निकल जाते थे। ठीक है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहाँ होता है, जहाँ पे आपके बहुत तेज़ बारिश और बहुत अच्छी सूर्य की गर्मी होती है, यानी जहाँ पे वेजिटेशन प्रॉपरली आपके उगते हैं और बहुत जल्दी रीजनरेट हो जाते हैं, तो वहाँ पे लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं। ठीक, तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सम ऑफ देम प्रैक्टिस्ड झूम कल्टीवेशन। तो ये जो आदिवासी इसमें से कुछ लोग झूम कल्टीवेशन करते थे, दैट इज़ योर शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो अब ये सेम चीज़ ये आपको रिपीट की जा रही है यहाँ पे। सो दिस वॉज डन ऑन द स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड मोस्टली इन फॉरेस्ट। द कल्टिवेटर्स कट द ट्री टॉप्स to allow sunlight to reach the ground and burnt the vegetation on the other hand to clear it for cultivation. They spread the ash from the firing which contained potash to fertilize the soil. ठीक है, अब देखिए इसमें वो छोटे से ज़मीन को टुकड़े ने इन लोगों ने क्या किया, जो आपकी जंगल में है, ठीक है, एक ज़मीन का हिस्सा है जंगल में जो है, तो उन्होंने जो ट्री के टॉप का पोर्शन है, ठीक है, ये पेड़ के जो ऊपर का हिस्सा है इसको इन लोगों ने काट दिया। ठीक, अब ये काटने के बाद फिर उन लोगों ने उसको काटने से क्या हुआ कि जब वो ऊपर की जो छतरी जैसी चीज़ बनी रहती है ना, घने घने जंगलों में क्या होता है, जो बहुत सारे पेड़ होते हैं, ठीक, ये इतने घने होते हैं कि जो सूर्य की रोशनी वो नीचे ग्राउंड तक नहीं आ पाती है। ठीक, तो वो क्या करते हैं, इस चीज़ को काट देते हैं, अम्ब्रेला टाइप जो उनका फैला होता है इसको काट देते हैं। ठीक, और इसको काटने के बाद क्या होता है, आपकी सूर्य की रोशनी पूरी अच्छी तरीके से जो है वो ग्राउंड पे पहुँचने लग जाती है। ओके, तो अब उसके बाद क्या करेंगे, ये जो इन्होंने काटा जो गिरा इसको इन लोगों ने क्या किया, जला दिया। क्यों? क्योंकि आपके इसमें पत्तियां हैं, फल हैं, फूल हैं, जो भी हैं, ठीक, तो सारे न्यूट्रिएंट्स का स्रोत रहता है ये। तो ये जब नीचे गिरा इसको इन्होंने जलाया, ठीक, तो इससे एक ऐश तैयार हो गई आपकी, यानी आपकी जो राख मिली उस राख के अंदर इनको मिलता है फिर पोटैश। पोटैश एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। ठीक है, ये प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत अच्छा अपना योगदान देता है। ओके, सो ठीक है, आपने देखा ना कि इन्होंने लैंड में एक छोटे से ज़मीन के टुकड़े में पेड़ के ऊपर का हिस्सा काट दिया, इससे सनलाइट पूरी आपकी ज़मीन तक आ गई। फिर उन्होंने वेजिटेशन को ज़मीन पे जला दिया, ठीक है, ताकि वो पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद जो उसकी राख थी उसको इन लोगों ने उस पूरी मिट्टी में जो है मिला दिया, जिसमें कि पोटैश होता है। ओके, देन वॉट दे हैव डन, दे हैव यूज्ड द एक्स। अब इन्होंने जो ट्री काटे, किससे काटे, उन्होंने कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया। दे कट द ट्रीज विद एक्स एंड द होए। ठीक है, एक्स से पेड़ काटने के बाद उन्होंने होए उठाया, छोटी सी एक कुदाल जैसी जो स्ट्रक्चर होती है आपकी, ठीक है, इससे इन्होंने क्या किया, ज़मीन को थोड़ा सा खुरच दिया। ठीक है, मिट्टी को इन्होंने खुरच दिया ताकि वो थोड़ा आपकी तैयार हो जाए कल्टीवेशन के लिए, ताकि उसमें वो खेती कर सकें। ओके, अब उन्होंने क्या किया उसके बाद, दे ब्रॉडकास्ट द सीड्स दैट इज़ स्कैटर्ड द सीड्स ऑन द फील्ड। मतलब उन्होंने बीज को क्या किया, पूरी ज़मीन पे बिखेर दिया। उन्होंने बहुत प्रॉपर तरीके से गुड़ाई का काम नहीं किया कि भाई लैंड को पहले अच्छे से हम प्लॉ करें फिर उसमें हम जाके बीज एक एक बोएं, नहीं, ऐसे नहीं किया उन्होंने। बस क्या किया, उसको एक होई की मदद से सॉइल को कुरेद के उसमें उन्होंने सारे सीड जो बिखेर दिए हाथ से फेंक फेंक के। ठीक, अब उसके बाद जब आपकी क्रॉप तैयार हो गई, ठीक, वंस द क्रॉप वॉज रेडी एंड हार्वेस्टेड, तब जब उनकी एक हार्वेस्ट इनको मिल गई तब वो दूसरी ज़मीन पे चले गए।
दे मूव टू द अनदर फील्ड एंड अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस दैट लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स। फैलो का मतलब उसको इन्होंने खाली छोड़ दिया, यानी वो ज़मीन जहाँ पे इन्होंने क्रॉप कल्टीवेशन किया था उसको इन्होंने छोड़ दिया बहुत सालों के लिए, और उसके बाद दूसरे ज़मीन के टुकड़े पे चले गए। ठीक है, अब जितने सालों पे ये ज़मीन खाली रहेगी तो इसकी जो फर्टिलिटी इन्होंने इस्तेमाल की थी वो अब क्या होगी, रीगेन हो जाएगी। ठीक है, दोबारा से फिर वो मिट्टी आपकी फर्टाइल हो जाएगी, यानी एक नेचुरल तरीका आपका खेती करने का। ठीक है, यानी घूम घूम के अपनी इस प्रकार से शिफ्टिंग कल्टीवेशन करके अपना काम जो है वो चलाते थे। So now shifting cultivators were found in the hilly and the forested tracts of northeast and central India. अभी ये मोस्टली जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे जो आदिवासी, ये आपके मिलते थे पहाड़ों की तरफ, यानी जहाँ पे जो बहुत घने जंगल हैं, पहाड़ हैं, जैसे कि आपका नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया और आपका सेंट्रल इंडिया हो गया। नॉर्थ ईस्ट मतलब आपका वही आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है। ठीक है, ये सारी जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है। फिर सेंट्रल इंडिया माने आपका जो मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ज़्यादा शिफ्टिंग कल्टीवेशन की जाती थी। ठीक, क्योंकि यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं और बहुत जल्दी आपकी जो प्लांट्स हैं रीजनरेट हो जाते हैं। ओके, now the lives of these tribal people depended on free movement within the forest and on being able to use the land and forest for growing their crops. so, इनका पूरा जीवन किस पे निर्भर था कि यहाँ से वहाँ पूरे जंगलों में घूमना। ठीक है, जंगल में घूम के जो भी खाने को आपको मिला, आपने जो भी मिला आपने खा लिया, और फिर आपने जो लैंड था उसको इस्तेमाल किया खेती करने के लिए। ठीक, एक जगह से दूसरी जगह घूमते घूमते इनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही कट जाती थी। ओके, सो दिस इज़ द ओनली वे दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो इस ज़रिए से जो ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को करते थे। ओके, तो ये एक प्रकार के आदिवासी थे। एक प्रकार की एक्टिविटी हो गई इनकी, कौन सी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब दूसरे आदिवासी और क्या एक्टिविटी करते थे, दे वर हंटर्स एंड द गैदरर्स, यानी इसमें से कुछ ऐसी जातियाँ थीं, ऐसे आदिवासी थे जो कि हंटर्स थे, यानी जो शिकार किया करते थे जंगली जानवरों का, और जो जो फॉरेस्ट में यहाँ वहाँ घूम के अपना कंदमूल फल हो गया, बीज फल फूल जो भी चीज़ें उनको खाने योग्य मिलती थी उनको इकट्ठा करते थे। ठीक है, सो इन मैनी रीजन्स ट्राइबल ग्रुप्स lived by hunting animals and gathering forest produce। ठीक है, तो वो कैसे रहा करते थे, यहाँ पर जानवरों का शिकार करके और जो भी आपका जंगल से मिलता था उसको इकट्ठा करके। दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल, तो उनके लिए जंगल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट था क्योंकि उनको सब कुछ जंगल में से ही मिल रहा है। नाउ द गोंड्स वर सच अ कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट ऑफ ओडिशा। अब एक बहुत ही आपकी जो एक इम्पॉर्टेंट आदिवासी गोंड्स आपके पाए जाते हैं ओडिशा में। ठीक है, तो ये जो है रेगुलरली आपका हंटिंग करते थे, कलेक्टिव हंटिंग मतलब ग्रुप्स में। ठीक, यानी ग्रुप में सब मिलके ये लोग गए, इन्होंने हंटिंग की, शिकार किया, उसके बाद जो भी इनको मिला उन्होंने आपस में उसको बांट लिया। दे डिवाइडेड द मीट अमॉन्ग देमसेल्व्स। ठीक, अब ये फल खाते थे और जो भी रूट्स इनको मिलता था जंगल में से, जो भी कंदमूल फल मिला उसको खाया। ओके, अब ये खाना भी पकाते थे। तो खाना कैसे पकाते थे भाई, इनको तेल प्राप्त होता था जो आपके पेड़ थे साल के और महुए के। तो साल और महुए के जो बीज थे उसमें से ये लोग तेल निकालते थे और उस तेल से फिर ये खाना जो है वो अपना बनाया करते थे। देखिए सब कुछ एकदम नेचुरल, ठीक है, पूरी तरीके से प्रकृति पे निर्भर। नाउ सी, दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पस। अब बीमारी कहाँ नहीं होती है, ठीक, तो इनकी बीमारी कैसे ठीक होती थी। हमारी तरह ये लोग लंबी लंबी लाइनों में 500 रुपया 1000 रुपया की फ़ीस देना, फिर तमाम तरीके के मेडिकल चेकअप कराना, ब्लड टेस्ट कराना, है ना, और फिर एक अच्छी सी दवाई की लंबी से लिस्ट बनना, 4-5 हज़ार का बिल लेके घर आना, खूब बड़े से पैकेट में ढेर सारी दवाइयाँ चॉकलेट की तरह, सिरप लेके नहीं। इनका ऐसा लाइफ नहीं था जैसे कि हम लोगों का आज है। ठीक है, अभी तो भाई बीमार हो जाओ तो डॉक्टर के यहाँ भी जाने से डर लगता है ना, जाने से अच्छा है कि घर में बीमार पड़े रहो। ऐसी हम लोगों की लाइफ होगी इस टाइम। एनी हाउ, तो इन लोगों का जो था बीमारी, वो जो आपके जंगल में उगने वाले जो छोटे छोटे आपकी झाड़ियाँ थीं, जो जड़ी बूटियाँ थी, उससे ठीक हो जाती थी। इनको ज्ञान था, ठीक है, कि भाई किस जड़ी बूटी से, किस पेड़ पौधे से कौन सी बीमारी ठीक होती है। ओके, और इसमें से कुछ चीज़ें क्या करते थे, जो कुछ फॉरेस्ट का प्रोड्यूस था उसको वो जो आसपास के जो बाज़ार हुआ करते थे छोटे मोटे, वहाँ पे लोग उसको बेचा करते थे। ठीक है, क्योंकि भाई कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ना, हर चीज़ तो आप खेत में पैदा नहीं कर सकते, हर चीज़ तो पेड़ से नहीं मिलती। ठीक है, कुछ चीज़ों के लिए तो आपको दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ेगा। जब तक आप उसको खरीदेंगे नहीं, आपको मिलेंगे नहीं, उसके लिए चाहिए आपको पैसा। ठीक, तो इसके लिए जो है वो उनको लोकल मार्केट्स में
बेचा करते थे। अब यहाँ पे जो आपके लोकल वीवर्स थे एंड द लेदर वर्कर्स, यानी जो आपकी बुनाई का काम करते थे, जो चमड़े का उद्योग करते थे, वो इन पे डिपेंड रहते थे गोंड्स पे। ओके क्योंकि इन लोगों को चाहिए होता था जो भी ये जंगल के आदिवासियों के पास उपलब्ध है। सो व्हेन दे नीडेड सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू कलर देयर क्लॉथ्स एंड लेदर। ठीक है, अभी जो भी पेड़ जो भी कपड़े की बुनाई कर रहे हैं, जो भी चमड़े का काम कर रहे हैं, इनको कलर की ज़रूरत पड़ती है भाई, अलग अलग रंग में ये लोग जो है अपना सामान बनाते हैं। तो उसके लिए इनको जो कलर चाहिए होता था वो इनको मिलता था इन आदिवासियों से। ठीक है, तो जो आपके फूल हैं, कुसुम के फूल, पलाश के फूल, इनसे कलर जो ये लोग बनाते थे वो इनको बेचा करते थे और फिर ये इसका इस्तेमाल अपने कपड़ों में और जूतों में किया करते थे। ओके, तो इस तरह से इन लोगों की इंटरडिपेंडेंसी जो है बनी हुई थी एक दूसरे पे निर्भर। अब देखिए, फ्रॉम वेयर डिड दीज फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स। अच्छा, अब ये तो आप यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, आप हंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और आप यहाँ वहाँ फल फूल कंदमूल सब इकट्ठा करके खा रहे हैं, तो आप यहाँ एक प्रॉपर सेटल्ड एग्रीकल्चर तो कर नहीं रहे हैं। तो चावल और बाकी जो अनाज है आपके पास कहाँ से आएगा, तो वो आप कहाँ से लाते थे। ठीक है, तो उसके लिए ये क्या होता था, दे डिपेंडेड ऑन द एक्सचेंज गुड्स। ठीक है, यानी चीज़ों का आदान प्रदान, गेटिंग वॉट दे नीडेड इन रिटर्न फॉर देयर वैल्यूएबल फॉरेस्ट प्रोड्यूस। ठीक, तो इसमें जो एक विनिमय विनिमय व्यवस्था, विनिमय प्रणाली, इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सचेंजिंग सिस्टम, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप लोग पढ़ेंगे आगे हायर क्लासेस में। बार्टर सिस्टम पढ़ेंगे, यानी आज जिस प्रकार से मुद्राएं चलती हैं, पैसे चल रहे हैं, कैश चल रहे हैं, एटीएम कार्ड चल रहे हैं, फलना ढिमका बहुत कुछ चल रहा है, तो उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। उस वक्त ये हमारा सामान लो, अपना सामान दो, यानी जो खेती कर रहा है उसके पास अनाज है लेकिन उसके पास पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं हैं, तो वो क्या करेगा, अपने अनाज लेके मोची के पास जाएगा, बोलेगा भाई तुमको गेहूँ चावल चाहिए, तुम तो गेहूँ चावल नहीं उगाते हो, तो तुम मेरा गेहूँ चावल ले लो और बदले में ये जूते मुझको दे दो। ठीक है, तो इस तरह से जो एक्सचेंजिंग सिस्टम चलता था, यानी जो मेरे पास है और तुमको नीड है तो तुम ले लो, और जो तुम्हारे पास है मुझे नीड है तो तुम मुझको उसको दे दो। ओके, नाउ एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड्स विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग्स दे हैड। और उसके बाद कुछ पैसा, ठीक है भाई, बाद में कुछ पैसा जो ये कमाते थे, थोड़ा बहुत जो पैसा जब आता था इनके पास, ठीक, तो उससे फिर जो और चीज़ें, भाई मान लो अगर आप गए मुची के पास, उसको तो अनाज चाहिए ही नहीं, ठीक है, तो आप अपना प्रोड्यूस किसको देंगे, तो इसमें फिर इनको क्या करना पड़ता था, ऐसे व्यक्ति को जाके उसको खरीदना पड़ता था कि भाई आप ये पैसा ले लो और हमको ये सामान जो है वो दे दो। नाउ सम ऑफ देम डिड ऑड जॉब्स इन द विलेजेस कैरिंग लोड्स और बिल्डिंग रोड्स, वाइल अदर्स लेबर्ड इन द फील्ड्स ऑफ पीसेंट्स एंड फार्मर्स। अब इसके अलावा और जो बाकी काम ये लोग किया करते थे विलेजेस में, जो ऑड जॉब्स थे, ऑड जॉब्स मतलब जिसको कि जैसे साफ़ सफाई का काम हो गया, दूसरे खेतों में काम करने का जॉब हो गया, ठीक, या फिर आपने जो आपका रोड कंस्ट्रक्शन कहीं पर हो रहा है तो वहाँ पे आप ईंटें ढो रहे हैं, सीमेंट ढो रहे हैं, ठीक है, मजदूरों का काम कर रहे हैं। और कुछ लोग जो हैं बाकी जो बड़े किसान थे जिनके पास अपनी ज़मीनें थी, तो वहाँ पे मजदूरों का काम करते थे। ठीक, तो इस तरीके से फिर इनकी बाकी ज़रूरतें जो हैं वो पूरी होती थी। नाउ व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रैंक, ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजिंगली वॉन्डर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क एज लेबरर्स। अब ये इनके ऊपर ये स्थिति आती क्यों थी, भाई हमेशा तो प्रकृति एक जैसी नहीं रहती है, यानी जब प्रकृति में भी कोई चीज़ है उसका एक समय है, एक समय पे फल फूल वनस्पति मिलेगा, एक समय पे वो ख़त्म हो जाता है, उसको आने में फिर टाइम लगता है। तो जब वो चीज़ें आपकी ख़त्म हो गई, या मान लीजिए अचानक सूखा पड़ गया या कहीं बाढ़ आ गई, ठीक है, वो अचानक से सब ख़त्म हो गया, तब इनके ऊपर जो एक कमी आती थी उसको कहाँ से पूरा करते, तब ऐसी स्थितियों में ये जो है यहाँ वहाँ काम की तलाश में भटकते थे, तब इनको काम मिलता था मजदूरी का। ओके, लेकिन ये जो मजदूरी का काम था, ये कुछ ऐसे ट्राइब्स थे जो खुशी खुशी नहीं करते थे, खुशी से तो कोई भी नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग खुल के जो है इसकी बगावत, इसका विरोध किया करते थे। ठीक है, जैसे कि आपके सेंट्रल इंडिया के एक आदिवासी थे जिनका नाम कहा जाता है बैगास। ओके, सो बैगास ऑफ सेंट्रल इंडिया वे आर रिलक्टेंट टू डू वर्क फॉर अदर्स। तो ये जो बैगास थे सेंट्रल इंडिया के, इन लोगों को ये काम पसंद नहीं था कि हम दूसरों के लिए कोई काम करें। क्यों, बिकॉज दे सॉ देमसेल्व्स एज द पीपल ऑफ फॉरेस्ट, यानी ये, और ये सही भी था, ये अपने आप को वन का बेटा, वन के लोग, यानी वहाँ के लोग समझते, भाई हम तो जंगल से हैं, जंगल पूरा हमारा घर है, तो क्यों हम दूसरों के लिए काम करें। हु कुड लिव ओनली ऑन प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट, यानी हम लोग वे लोग हैं जो जंगल में ही पैदा हुए, जंगल में ही हमारा पूरा जीवन है, और जंगल से जो हमको मिलता है हमारा पूरा जीवन उस पर चलता है और हम उससे काम चला लेते हैं, तो क्यों हम दूसरे के लिए लेबरर बन के काम
करें. सो इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ बैगा टू बिकम अ लेबरर. तो बैगा जो थे वो लेबरर बनना, ढुआई का काम करना, कंस्ट्रक्शन पे साइड करना, ये अपने सम्मान के खिलाफ समझते थे. इसमें उनकी डिग्निटी यानी उनका सम्मान जो है वो खराब होता था. ओके, सो नाउ ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द फूड दैट वे आर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी. ठीक, तो अब ये ऐसा सामान, ऐसी चीज़ें जो खाने की हैं जो उनके आसपास लोकेलिटी में नहीं मिलता था, तो ऐसी चीज़ें उनको खरीदनी और बेचनी पड़ती थी. ओके, तो अब ये जब एक आ जाती है निर्भरता. ओके, सो दिस लेड टू डिपेंडेंस ऑन द ट्रेडर्स. तो इसके लिए जहाँ पे किस पे निर्भर हो गए, वो ट्रेडर्स पे, जो व्यवसायी हैं और जो मनी लेंडर्स हैं, जो आपको पैसा उधार में देते हैं. ठीक है, अब इसमें क्या होता था, नाउ ट्रेडर्स केम अराउंड विथ थिंग्स फॉर सेल एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइसेस. अभी देखिए इसमें क्या गेम होता था. अभी जो आपके जो व्यवसायी थे, ठीक, वो जो भी सामान लेके आते थे ना, उसको बहुत ही महंगे दाम पे बेचते थे. ओके, अभी जो मनी लेंडर्स थे ये लोन देते थे ट्राइबल्स को. यानी ट्राइबल को अगर कोई चीज़ उगानी है, उसके लिए अगर पर्याप्त उसके पास नहीं है, तो पैसा वो किससे उधार लेता था, मनी लेंडर से. ठीक, तो ये जो लोन देता था ट्राइबल्स को ताकि उसकी कैश नीड पूरी हो जाए, है ना. भाई आप बैंक के पास तो जाएंगे नहीं, इतना तो आपके पास कुछ नहीं है ना कि आप शो करेंगे आपको बैंक दे रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं वहाँ जंगल में. तो यहाँ तो भाई ये छोटे मोटे साहूकार और ये सब पैसा देने वाले ही हैं. तो इससे आप जो बोलेंगे कि भाई हमको थोड़ा पैसा दे दीजिए, उधार दे दीजिए, तो ये कैश नीड्स इनकी पूरी करता था. ठीक है, एडिंग टू वॉट दे अर्नड, यानी जितना कमाया वो पूरा नहीं हुआ, तो आपने फिर क्या किया, उससे उधार ले लिया. ठीक, लेकिन अब जो इंटरेस्ट होता था, यानी जो उस पर ब्याज बढ़ता था, ये बहुत ज़्यादा हो जाता था. क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई रिटर्न प्रॉपर पेपर वर्क तो है नहीं कि भाई इतना % हम आपसे लेंगे, इतने दिन के लिए हम दे रहे हैं, कुछ भी नहीं. क्योंकि मुंह से हमारी जो बातचीत हुई उसी के आधार पे आपको लेना देना है. ठीक है, तो मुंह खोल के कुछ भी बोलता था क्योंकि उसके ऊपर तो कोई है नहीं और आप तो मजबूर हैं. ओके, तो यहाँ पे इन लोगों के ऊपर जो इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता था. इससे वो बेचारे बहुत ज़्यादा इसकी पैसे की उधारी के चक्कर में इनके सर पे कर्जा बढ़ जाता था. ओके, सो फॉर द ट्राइबल्स मार्केट एंड कॉमर्स ऑफन मेंट डेप्थ एंड पॉवर्टी. तो अब ये ट्राइबल्स अगर चाहें भी कि हम व्यापार करें, क्योंकि भाई फॉरेस्ट में रह रहे हैं, पूरी ज़मीन आपके पास है, जंगल हैं, नदियां हैं, तालाब है, सब कुछ है. तो अगर ये चाहें भी कि हम जो है इतना उगाएं कि हम बेचें और उससे पैसा कमाएं, तो हो नहीं सकता है. क्यों? क्योंकि इनके पास कैश की प्रॉब्लम होती थी. अब कैश की ज़रूरत पूरी करने के लिए अगर लोन लेंगे, तो लोन का जो बकाया चुकाते चुकाते ये लोग ऐसे कर्जे में दबेंगे कि फिर वो पूरी उम्र जो है फिर वो पॉवर्टी के चक्कर में पिस जाते थे. यानी वो हमेशा के लिए गरीबी के शिकार हो जाते थे. ओके, तो ये सब चीज़ों दी थी, इनसे परेशान होके इन लोगों को मनी लेंडर और ट्रेडर्स से जो है बहुत ज़्यादा नफरत हो गई. इनको लगा कि ये सब एविल आउटसाइडर्स हैं एंड दे आर द कॉज ऑफ देयर मिस्री. यानी ये जो बाहर से आए हैं यही सब सारे फसाद की जड़ हैं, और हम जो भी आज समस्याएं झेल रहे हैं वो सारे के जिम्मेदार कौन हैं, दीज आउटसाइडर्स, दैट इज़ द मनी लेंडर एंड द ट्रेडर. ओके, अब देखिए, तो पहला आपने देखा जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे थे, और दूसरा जो आपके हंटर्स और गैदरर्स थे, और थर्ड एक्टिविटी आपका जो हर्डिंग करते थे, यानी जो पशु चराते थे. ठीक है, सो नाउ मेनी ट्राइबल ग्रुप्स लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रियरिंग एनिमल्स. अब ऐसे आदिवासी भी थे जो वनों में पशु चराया करते थे, उनको पाला करते थे. ठीक है, एंड दे वेर पैस्टोरलिस्ट. दे मूव्ड विद देयर हर्ड्स ऑफ कैटल और शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन्स. पैस्टोरलिस्ट आपको पता है भाई, ऐसे लोग जो कि अपने पालतू जानवरों के साथ ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह मौसम के हिसाब से घूमते रहते हैं. यानी एक जगह पर है, वहाँ पे अभी खाने पीने को है, पशु का चारा है, तो वहाँ कुछ दिन टिक गए. जब वहाँ ख़त्म हो गया तो वहाँ से भी दूसरी जगह चले गए. ठीक है, मौसम के हिसाब से दे कीप ऑन मूविंग. सो व्हेन द ग्रास इन वन प्लेस वाज एग्जॉस्टेड दे मूव टू अनदर एरिया. ठीक है, जहाँ पे घास खत्म हो गई पशुओं को खाने के लिए, तो फिर दूसरी जगह पे चले गए. अब इसमें देखिए कौन से आदिवासियों के एग्जाम्पल इन्होंने आपको दिया है. द वन गुज्जर्स ऑफ द पंजाब हिल्स एंड द लबदीज ऑफ आंध्र प्रदेश were cattle herders, and the Gaddis of Kulu were shepherds, and the Bakarwals of Kashmir reared goats. ठीक, अब इसमें जो आपका पहला एग्जाम्पल ये दे रहे हैं वन गुज्जर्स ऑफ पंजाब हिल. ठीक है, और ये जो लबडीज ऑफ आंध्र प्रदेश हैं ये मोस्टली आपके कैटल पाला करते थे. ठीक है, और ये जो आपके गड्डीज हैं कुल्लू के, ये आपके भेड़ चराया करते थे, और जो आपके बकरवाल से कश्मीर के, ये बकरियां चराया करते थे. यानी अलग अलग आदिवासी हर क्षेत्रों में अलग प्रकार के पशु जो हैं वो पाला करते थे. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं.
नाउ सी, अब इसके बाद कुछ आदिवासी ऐसे थे जिन्होंने कि सेटल्ड कल्टीवेशन शुरू कर दिया था। सेटल्ड कल्टीवेशन का मतलब अब वो घुमंतु नहीं रह गए थे, वो एक जगह बस गए और बस के उन लोगों ने वहाँ पे प्रॉपर खेती करनी शुरू कर दी। और जब आप प्रॉपर खेती करनी पड़ेंगी करेंगे तो फिर आपको सेटल होना ही है, क्योंकि आपको अपनी क्रॉप्स की देखभाल करनी पड़ती है। ओके, सो नाउ इवन बिफोर द 19th century many from within the tribal groups had begun settling down and cultivating their fields in one place year after year। ठीक है, तो 19th सेंचुरी के पहले से ही बता रहे हैं कि आदिवासियों में से ऐसे बहुत सी ग्रुप्स थे कि जो कि इन्होंने एक जगह पे सेटल होके अपने क्रॉप कल्टीवेशन का काम किया। ठीक है, फिर उस जगह को छोड़कर 1 साल के बाद दूसरी जगह पे चले गए। ठीक है, इन लोगों ने इस प्रकार से अपनी कल्टीवेशन शुरू की। ठीक, अभी क्या कह रहे हैं, इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक, यानी जिस प्रकार से ये जो है पहले एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, ठीक, तो अब इन्होंने इसको क्या किया, बंद कर दिया। इन लोगों ने क्या किया, वहाँ पे सेटलमेंट लिया, यानी हमेशा हमेशा के लिए वहाँ पे बस गए। ठीक, तो अब यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया प्लॉ का, कुदाल का। ओके, अब जब आप एक ज़मीन के टुकड़े पे बहुत सालों से रह रहे हैं, वहाँ पे खेती कर रहे हैं, तो करते करते फिर इन लोगों को उस लैंड के ऊपर राइट्स मिल गए, यानी आप उसके मालिक बन गए। ठीक, नाउ इन मेनी केसेस लाइक द मुंडाज ऑफ छोटा नागपुर द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज अ होल। अब ये बता रहे जो मुंडा जनजाति, जो आपकी मुंडे आदिवासी है आपकी छोटा नागपुर की, वहाँ पे क्या सिस्टम था कि जो ज़मीन थी वो किसी एक इंडिविजुअल की नहीं हुआ करती थी, यानी द लैंड बिलोंग टू द क्लैन एज ए होल, यानी इनका जो पूरा एक क्लैन था, जो पूरा इनका समूह था, ये सबकी एक ही ज़मीन मानी जाती थी, सब उसके मालिक थे। ठीक है, ऑल द मेंबर्स ऑफ द क्लैन वर रिगार्डेड एज द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स हु हैड फर्स्ट क्लियर द लैंड, यानी उस ज़मीन के टुकड़े पे उनके जो पूर्वज जो सबसे पहले आए थे और जिन्होंने पहले खेती शुरू की, तो वहाँ से जो है इनकी वंशावली शुरू होती थी कि हम जो उनके वंश के हैं, इसीलिए हमारा इस ज़मीन के ऊपर अधिकार है। ठीक, देयरफॉर ऑल ऑफ देम हैड राइट्स ऑन द लैंड, इसलिए सबको, यानी जो भी आपके मुंडाज हैं, सबको उस ज़मीन के टुकड़े का मालिक माना जाता था। नाउ वेरी ऑफन सम पीपल विद इन द क्लैन एक्वायर्ड मोर पावर दैन अदर्स। ऐसा तो सब तरफ होता है। ठीक है, कुछ लोग धाकड़ निकलते हैं, तो इसमें से जो कुछ बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते थे तो भाई वो ज़्यादा पावर में आ जाते थे। ठीक, तो वो बन जाते थे आपके चीफ। ओके, और बाकी सब उसके नीचे आते थे, उसके बन जाते थे फॉलोअर। राइट, सो नाउ पावरफुल मैन ऑफन रेंटेड आउट देयर लैंड इंस्टेड ऑफ कल्टिवेटिंग इट देमसेल्व्स। अब भाई जब पावरफुल हो गए, मैं तो राजा हूँ तो मैं काम क्यों करूँगा, तो मैं चीफ हूँ, अब मैं तुम्हारा मालिक हूँ और तुम सब खेती करोगे और मैं तुम लोगों को इंस्ट्रक्शन दूंगा। ओके, तो ये इस प्रकार से चला करता था, यानी इस प्रकार से धीरे धीरे इन लोगों के जो है सिस्टम यहाँ पे एक शुरू हुआ। ओके, अब देखिए, अब ये जो आपके ब्रिटिश थे, नाउ सी, ब्रिटिश ऑफिशियल्स सॉ settled tribal groups like the Gonds and the Santals as more civilized than hunter gatherers and the shifting cultivation। ये ब्रिटिश जो थे ना, अंग्रेज़, ठीक, इन लोगों के शायद ब्लड में था ना, मतलब क्लासिफिकेशन करना, यानी चीज़ों को बांटना, है ना, अलग अलग करना, तोड़ना। ठीक, तो ये बेचारे आदत से मजबूर थे एक्चुअली, तो इन्होंने ट्राइबल ग्रुप में भी लोगों को बांट के रखा हुआ था कि भाई इसमें भी कुछ सिविलाइज्ड हैं, कुछ अनसिविलाइज्ड हैं, है ना। भाई खुद को तो ये बहुत सिविलाइज्ड मानते थे कि हमसे ज़्यादा सिविलाइज्ड तो कोई है नहीं, हम तो भगवान बराबर है, बाकी सब तो असभ्य हो, जंगली हो, बर्बर हो। ठीक, तो इसमें भी ये लोग क्या करते थे, कुछ सेटल्ड ट्राइबल्स, यानी वो ट्राइबल जो एक जगह पे रह के खेती कर रहे हैं, जो कहीं नहीं घूमते, जैसे आपके गोंड्स और संथाल्स हैं, उनको कहते थे ब्रिटिश ऑफिसर्स, ये लोग ज़्यादा सभ्य हैं। लेकिन ये जो हंटिंग गैदरिंग का काम कर रहे हैं, जो घूम घूम के यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, ये जो हैं वो असभ्य हैं। ऐसा किसका कहना था, नबोब्स का। याद आया, ब्रिटिश में हमने नबोब्स किसको कहा। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो दोज हु लिव्ड in the forest were considered to be wild and savage and they needed to be settled and civilized। तो इन लोगों का कहना था, अंग्रेज़ों का, गोरे साहब लोगों का, कि जो जंगल में रहते हैं वे जंगली हैं, असभ्य हैं, इन लोगों को ठोक पीट के सही करने की ज़रूरत है, और वो करेंगे हम, यानी हम जो कि गुरु हैं पूरे संसार का, हम इनको सिखाएंगे कि कैसे सेटल होके कहा रहा जाता है और कैसे सभ्य बना जाता है। ओके, तो ये है आपका ट्राइबल्स का जीवन। ओके, अब जो आपका अगला टॉपिक है, हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइफ्स, यानी ब्रिटिश लोगों ने कैसे इनकी ज़िंदगी में सेंध मारी, कैसे इन लोगों का पूरा लाइफ बर्बाद किया, ये हम लोग अब अगली क्लास में
देखेंगे। ओके, तो आज हमने जो पढ़ा है उसको हम समराइज़ कर लेते हैं बहुत ही जल्दी से। हमने देखा बिरसा साहब के बारे में। ओके, तो अभी बिरसा के बारे में भी आपको बताया जाएगा। तो जो बिरसा थे वे आपके अपने बारे में कहा करते थे कि मैं जो है भगवान के द्वारा भेजा गया हूँ लोगों को बचाने के लिए, जो आउटसाइडर्स हैं जो अत्याचार कर रहे हैं उससे मैं लोगों को बचाऊंगा, इसीलिए मैं आया हूँ, आपके सारी प्रॉब्लम्स को मैं हल करूँगा। और लोगों का ऐसा विश्वास था, उनके पास कुछ ऐसी चमत्कारिक शक्तियाँ हैं जिससे वो सारी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं और अनाज को दुगना कर सकते हैं। अभी जो बिरसा साहब थे ये जो है मुंडा ट्राइबल ग्रुप की फैमिली में पैदा हुए थे और छोटा नागपुर में रहते थे। और इनके जो बाकी फॉलोअर्स थे वो संथाल्स और ओरायंस रीजन से भी बिलोंग करते थे। और इन सब की समस्या एक ही थी, जो कि इनको ब्रिटिश समस्या से फेस करनी पड़ रही थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स के आने के बाद इनका जो लिविंग स्टाइल था बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। चेंज क्या हो गया था? इट वॉज टोटली डिस्टर्ब्ड। ओके, एंड दे थॉट इट दैट देयर लाइफ वॉज the familiar ways of their life was disappearing, their livelihoods were under threat and their religion was also seemed to be in danger। ठीक है, तो इसमें बिरसा साहब की भूमिका थी इसको रिजॉल्व करने की। ठीक, और ये जो आउटसाइडर्स थे उनको दिकोस कहा जाता था। और उन्होंने किस प्रकार से इस रीजन के लोगों को अपना स्लेव बनाया, इनकी लाइफ कैसे चेंज हुई ब्रिटिशर्स के अंदर में, कैसे उनकी ज़िंदगियाँ बदली, वो सब आप लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और फिर हमने और देखा कि जो ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वे आपकी बाकी धर्मों से बहुत अलग होती हैं, क्योंकि इनके कस्टम्स और राइटुअल्स बिल्कुल अलग होते हैं। ओके, इसमें जो बहुत ज़्यादा शार्प सोशल डिवीज़न नहीं पाया जाता है। इनमें जो चीज़ें हैं वे बेसिकली उनके अंदर होती हैं टाइज ऑफ नेशन। ठीक है, लोग आपसी रिलेशन पे जो है वो ज़्यादा निर्भर करते हैं। अब ये जो आपके ट्राइबल्स ग्रुप हैं, ठीक है, ये लोग पूरे देश में बटे हैं और यहाँ वहाँ फैले हुए हैं। और इसमें जो अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ ये करते हैं, तो इसमें से कुछ जो है झूम कल्टीवेटर्स हैं, यानी जो एक जगह से दूसरी जगह घूमकर खेती करते हैं। ठीक है, और जो दूसरे हैं वे हैं आपके हंटर्स और गैदरर्स, यानी जो शिकार करते हैं पशुओं का और फल फूल जो इकट्ठा करके और जो उसको खाते भी हैं और उसको बेचते भी हैं। ठीक है, और इनकी इंटरडिपेंडेंसी दिखाई गई लोगों के ऊपर कि किस प्रकार से जो है ये अपनी बाकी नीड्स पूरी करने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, और जो दूसरे जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वे भी अपने सामान लेने के लिए इनके ऊपर डिपेंड हैं। अभी जब इनको अनाज की ज़रूरत पड़ती है तो इसके लिए इनको जो है अपना कुछ सामान जो है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस इनको बाहर बेचना पड़ता है, या उसको वो एक्सचेंजिंग भी करते हैं। ओके, अब इनकी कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिसकी वजह से जो ये लोग रोड पे आ गए, इन्होंने अपना ऑड जॉब्स किए विलेजेस में और भार उठाया, कंस्ट्रक्शन साइट पे लग गए। ठीक, इन सब चीज़ों की जड़ क्या थी? कुछ तो भाई ब्रिटिश का आगमन और कुछ जो है आपकी प्रकृति की देन। अब इसमें जो बैगास थे सेंट्रल इंडिया के, वे जो हैं इस प्रकार का काम अपने सम्मान के विपरीत समझा करते थे, क्योंकि वे खुद को वनों का बेटा समझते थे कि हम वनों से बिलोंग करते हैं, हमारी सिर्फ ज़रूरत वनों से पूरी होती तो हम किसी के लिए काम क्यों करेंगे। ओके, अभी यहाँ पे फिर ट्राइबल ग्रुप्स शिकार होते थे मनी लेंडर्स का और ट्रेडर्स का। ठीक है, जो कि इनको बहुत बड़े नेवर एंडिंग एक दुष्चक्र जो था उसमें फंसा देते थे पैसे के ज़रिए से, और फिर हमेशा हमेशा के लिए गरीबी का शिकार ये हो जाते थे। ओके, अब ये जो थर्ड एक्टिविटी थी वो आपकी है हर्डिंग एनिमल्स, यानी पशुओं को चराने की। ठीक, तो इसमें हमने बहुत से आपके ऐसे आदिवासी देखे, जैसे पंजाब में वन गुज्जर और लबदीज आंध्र प्रदेश के, फिर गड्डीज कुल्लू के और बकरवाल्स कश्मीर के। ठीक है, तो कश्मीर में भाई बकरियां चराते थे लोग और कुल्लू में भेड़ चराते थे। ठीक, अब तो इस प्रकार से इनकी जो है एनिमल्स को चराने का काम होता था, और वो अपने एनिमल्स को लेके एज पर सीज़न एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ठीक है, तो अब इसमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे, यानी एक जगह पर रह के अपनी खेती करते थे। तो इसमें जो है आपके जो मुंडा थे, ठीक है, छोटा नागपुर पे, उनका एग्जाम्पल दिया गया है। और जो ज़मीन थी वो पूरे क्लैन की प्रॉपर्टी थी, यानी कि इसमें कोई एक व्यक्ति इसका मालिक नहीं था। तो धीरे धीरे लेकिन कुछ ऐसे लोग जो शक्ति में ज़्यादा तेज़ थे, बहुत शक्तिशाली थे, वे इनके चीफ बन गए, और उसके बाद चीफ बनने के बाद उन्होंने अपने आप को चीफ डिक्लेयर किया क्लैन का, और बाकी लोगों को एज ए फॉलोअर उनसे खेत में काम कराया। ओके, जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इनकी ज़िंदगी में जब दखलंदाजी की तो उन्होंने इनके बीच में वर्गीकरण किया कि भाई जो आपके गोंड और संथाल हैं वो ज़्यादा सभ्य हैं, क्योंकि वो एक जगह पे सेटल लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जो हंटर्स गैदरर्स हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं, वो ज़्यादा असभ्य हैं और इनको सभ्य बनाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये है आपका
आज का टॉपिक। और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल लाइव्स। ओके, सो अब जितना मैंने आपको पढ़ाया है आप उसको रीड कीजिए, समझिए, और कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी, एंड टिल द नेक्स्ट क्लास सी यू, बाय बाय।